साल था 2018। ये वो टाइम था जिस साल हुए 3 बड़े इवेंट्स ने जेनजी की लाइफ, उनकी सोच और उनके लाइफस्टाइल पे बहुत जबरदस्त असर डाला। और वो 3 इवेंट्स थे पबजी का लॉन्च, टिकटॉक का आना और द मीटू मूवमेंट का वायरल होना। तो अब अगर आप ये सोच रहे हो कि पबजी और टिकटॉक का तो समझ में आ रहा है, लेकिन मीटू मूवमेंट का इन सब से क्या लेना देना है, तो मुझे ना बस 2 मिनट दीजिए, मैं अभी इसी पॉइंट पे आने वाला हूँ। पहले जरा हम टिकटॉक और पबजी की बात कर लेते हैं। तो ये तो हम सबको पता है कि पबजी के लॉन्च होने के बाद जेनजी में इसका क्रेज कितना ज्यादा बढ़ गया था। लड़के हो या लड़कियां, हर कोई उस वक्त स्क्वाड बना के बस चिकन डिनर के पीछे पड़े हुए थे। लेकिन इन सब का हमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिला, और वो ये था कि बच्चों ने अपनी फैमिली और अपने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया। उनकी पढ़ाई पे भी इसका बहुत बुरा असर हुआ, और इस एक गेम ने उनके गेमिंग एडिक्शन को बढ़ा दिया। वहीं दूसरी तरफ मीटू मूवमेंट भी वायरल हुआ, जिसमें सोशल मीडिया और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लड़कियां अपने साथ हुए सेक्सुअल हैरेसमेंट को ओपनली शेयर कर रही थी। और इसी बीच हमें एक एग्जाम्पल देखने को मिला था बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता का, जिन्होंने नाना पाटेकर के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशन लगाए थे, जिसके बाद उन्होंने इस बारे में एफआईआर भी रजिस्टर करवाई थी। लेकिन सबूतों की कमी की वजह से उनके केस को कुछ ही दिनों में बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर भी तनुश्री ने अपने लिए स्टैंड लिया और सोशल मीडिया और इंटरव्यूज के थ्रू उन्होंने अपनी आवाज को उठाया। इसीलिए तनुश्री का वो केस हमें ये दिखाता है कि कैसे सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उन लड़कियों की आवाज बना जो पहले इस बारे में बात नहीं कर पाती थी। लेकिन इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी था, जो कि आगे चल के अपनी पीक पे जाने वाला था। क्योंकि जहां कुछ लड़कियां इंटरनेट पे अपने लिए आवाज उठा रही थी और खुल के सामने आ रही थी, जिसे नो डाउट जेनजी भी काफी करीब से देख रहे थे और समझ भी रहे थे कि चल क्या रहा है, तो उन्होंने भी इसे एक नई फ्रीडम के रूप में ले लिया, खासकर यंगस्टर लड़कियों ने। क्योंकि वहीं दूसरी तरफ टिकटॉक भी वायरल हो रहा था और उसके यूजर्स भी बढ़ रहे थे, और हर हफ्ते कोई ना कोई नया ट्रेंड जेनजी के बीच में पॉपुलर हो रहा था। और इसी ट्रेंड का सबसे खराब इंपैक्ट पड़ा जेनजी लड़कियों में, क्योंकि जहां पहले लड़कियां अपनी फोटो को पोस्ट करने से पहले घबराती थी, 10 बार सोचती थी, वहीं अब वो ट्रेंड के साथ चलने के लिए पूरे कॉन्फिडेंस में अपने डांस और लिप सिंक वाले वीडियोस को टिकटॉक पे अपलोड करने लगी। और उन्होंने उस आज़ादी का ऐसा फायदा उठाया कि पूछो मत। क्योंकि इन सबके बाद लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने ऐसे ऐसे कंटेंट बनाए जिसे मैं यहाँ दिखाना भी नहीं चाहता, और सच कहूँ तो इन्हें कंटेंट बोलना भी नहीं चाहिए। खैर, टॉपिक पे वापस आते हैं। तो जहां जेनजीज गर्ल टिकटॉक पे वीडियो बनाने लगी, वहीं दूसरी तरफ लड़के भी कहीं पीछे नहीं थे। उन्होंने भी इसमें अपना भरपूर योगदान दिया, और जेनजीज के बीच में एक नई रेस शुरू हो गई, और वो रेस थी सोशल मीडिया स्टार बनने की रेस। और ये सब कुछ आराम से चल ही रहा था, तभी 2020 में फर्स्ट कोविड की वेव आती है और पूरे देश में कंप्लीट लॉकडाउन लग जाता है। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। और इसके बाद ना चाहते हुए भी लोग अपने घरों में बंद हो गए, जहां हमने बच्चों के हाथों में मोबाइल और टैबलेट देखा, ताकि वो अपनी पढ़ाई घर से पूरी कर पाए। और उस वक्त बाकी के लोगों के पास टाइम पास के लिए इंटरनेट और उनका स्मार्टफोन ही इकलौता ऑप्शन बन के रह गया। और इसी आइसोलेशन की वजह से वो इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने लगे कि जितना उन्हें ज़रूरत भी नहीं थी, जिसकी वजह से एक नई प्रॉब्लम निकल कर सामने आई, और वो प्रॉब्लम थी इंफॉर्मेशन ओवरलोड की। अब इसमें होता यह है कि सोशल मीडिया स्क्रॉल करते वक्त जब एक ही टाइम पे हमारे सामने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आ जाए, तो हमारा दिमाग उसे संभाल नहीं पाता। इसका मतलब ये है कि जब जेनजी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, तो उस वक्त उनके सामने हजारों पोस्ट, रील्स और मीम्स के साथ साथ अलग अलग लोगों के ओपिनियंस भी आते हैं, और वो भी एट ए टाइम, जिसे वो देख और सुन रहे होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वो चीज़ें भी पता चल जाती हैं जिसकी उन्हें उस वक्त ज़रूरत नहीं थी। मतलब सिंपल सी बात है, एक फॉरेनर इन्फ्लुएंसर अपनी ज़िंदगी में क्या क्या कर रहा है, वो अपनी छुट्टियां किस आइलैंड पे मना रहा है, या फिर उसकी छुट्टियां उसके किन दोस्तों के साथ बीत रही है, ये सब मेरे किस काम का। और इसी तरह से हज़ारों अलग अलग तरह के इन्फॉर्मेशन को रोज़ रोज़ प्रोसेस करने से इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की प्रॉब्लम होती है, जिससे लोग हाइपर रियलिटी में जीने लगते हैं।
तो अब इसे 1 मिनट में समझा देता हूं कि हाइपर रियलिटी उस स्टेज को कहते हैं जब आपका असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाए। मतलब जब आपको झूठ सच से ज्यादा सच्चा लगने लगे तो हम कह सकते हैं कि आप हाइपर रियलिटी में जी रहे हो। अब इसमें एग्जाम्पल के लिए हम बात कर सकते हैं उन 24 लाख लोगों की जिन्होंने मिकेला को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा है, क्योंकि मिकेला असली नहीं है, वो तो बस एक एआई है जिसे एक फैशन इन्फ्लुएंसर की तरह यूज करके ब्रांड्स को प्रमोट किया जाता है। और ये जानने के बाद भी यहाँ पे मिलियंस में व्यूज है। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो इनसे मिलिए। इस दीदी ने सो कॉल्ड स्किन केयर इन्फ्लुएंसर्स की सच्चाई हमें बताई है और इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हो कि कैसे टिकटॉक के कैमरे के फिल्टर का यूज करके वो अपने चेहरे के ग्लो और टेक्सचर को कंट्रोल कर रही है। और बस 1 मिनट के वीडियो में उसने 5 दिन के यूज का डेमो रिकॉर्ड कर लिया। तो ठीक इसी तरीके से जेंजी भी स्किन केयर के लिए डॉक्टर की जगह जिन इन्फ्लुएंसर्स को आंख बंद करके फॉलो कर रहे हैं ना, हो सकता है कि वो भी नारियल के तेल को अमेज़न के जंगल से लाया हुआ सीक्रेट सीरम बता के 2,500 हजार में आपको बेच रहे हो। इसीलिए मेरा ये कहना गलत नहीं होगा कि आज की जनरेशन हाइपर रियलिटी में इतना घुस गई है कि असली और नकली में फर्क कर पाना इनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। इन्हें वर्चुअल वर्ल्ड रियल वर्ल्ड से ज्यादा सच्चा लगने लगा है, जो कि सचमुच एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर देखा जाए तो रिसर्च ये कहती है कि आज की जनरेशन का एवरेज स्क्रीन टाइम 9 घंटे से ज्यादा का है और ये सचमुच डराने वाला नंबर है। मतलब वो आज ऐसे ख्यालों में जी रहे हैं जिसमें वो अपनी जिंदगी को एक ऐसी दुनिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं जो कि असली है ही नहीं। इंस्टाग्राम पे दिखने वाली परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट लाइफ और परफेक्ट रिलेशनशिप जैसा दिखता है ना, वैसा होता नहीं है, क्योंकि हमें सब कुछ पॉलिश करके दिखाया जाता है। वहां के फिल्टर्स, रील्स और फेक स्माइल ना एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जिसके बाद जेंजी ओरिजिनल रियलिटी को भूल के उस नकली वर्जन के पीछे भागते हैं और वो सब इन्फ्लुएंसर्स को अपना आइडियल, अपना भगवान मानते हैं। और उनके लिए जेंजी का ये पागलपन आज इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो अपने आप को उनकी आर्मी मानते हैं और उनके लिए जेंजी आज कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि 2024 में तमिलनाडु में 13 साल की 3 लड़कियों ने बीटीएस के कॉन्सर्ट को देखने के लिए एक ऐसा कदम उठाया कि आप सोच भी नहीं सकते। वो तीनों अपने घर से सिर्फ 14,000 लेके साउथ कोरिया के लिए निकल गई थी और उस वक्त उनके पास ना पासपोर्ट था और ना ही एक्स्ट्रा पैसे। और इतना ही नहीं, उसी साल एक और केस निकलकर सामने आता है महाराष्ट्र के धाराशिव जिले से, जब 13 साल की 3 लड़कियों ने अपने ही फेक किडनैपिंग की खबर पुलिस को दे दी और चुपचाप बस से पुणे की तरफ निकल जाती है ताकि वो तीनों वहां पे काम करके कुछ पैसे जमा कर सके और साउथ कोरिया जाके अपने फेवरेट बीटीएस ग्रुप से मिल सके। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सब किसी पागलपन से कम नहीं है। और अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो अभी रिसेंटली ये खबर निकलकर सामने आती है कि 12 लड़कों के ग्रुप ने एक नाबालिग लड़के को किडनैप किया, उसे मारा पीटा और उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया ताकि उनके फॉलोअर्स बढ़ सके। और ऐसा नहीं है कि ये जनरेशन सिर्फ एक दूसरे की दुश्मन है, ये कभी कभी फॉलोअर्स के लिए अपने आप को भी खत्म कर सकती है। क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, 24 अप्रैल 2025 को एक 24 साल की इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने फॉलोअर्स कम होने की वजह से अपनी जान ले ली और उसकी फैमिली का यह कहना था कि वो किसी भी तरह से 1 मिलियन फॉलोअर्स को हिट करना चाहती थी। लेकिन जब उसके फॉलोअर्स बढ़ने की जगह कम होना शुरू हुए तो वो डिप्रेशन में चली गई और अपने आप को कोसने लगी और वर्थलेस समझने लगी। तो आपको क्या लगता है उसकी मौत का जिम्मेदार कौन था? वो लोग जिन्होंने उसे जानबूझ के अनफॉलो किया था या फिर वो खुद? मुझे कमेंट करके बताना। और इसी तरह के ऐसे और भी केसेस हैं जहां किसी यंगस्टर ने सुसाइड करने का वीडियो बना के पोस्ट कर दिया हो, तो कभी फेक फॉलोअर्स के चक्कर में सोशल कैप्टन जैसे थर्ड पार्टी ऐप का यूज करके अपने पर्सनल डेटा को खतरे में डाल दिया हो। तो अब सवाल ये बनता है कि वो इतने बड़े बड़े रिस्क ले क्यों रहे हैं कि उन्हें किसी और की तो छोड़िए खुद की जान की नहीं पड़ी? तो इसका जवाब है फिल्टर बबल। अब इसमें होता यह है कि जैसा कंटेंट आप इंटरनेट पे देखते हो, जैसा आप पसंद करते हो, वैसे ही और रिलेवेंट कंटेंट आपको बार बार दिखाया जाता है और ये सब कुछ आपके प्रीवियस सर्च के बेस पे होता है, जिसकी वजह से ये प्लेटफॉर्म आपको ज़्यादा देर तक अपने ऐप पे हुक करके रख पाते हैं और आपकी अटेंशन को ग्रैब करना ही इनका अल्टीमेट गोल है। क्योंकि आज के समय में अटेंशन जो है ना, वो एक नई करेंसी है। और यहाँ जेंजी के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? उन्हें पता ही नहीं है कि वो कितनी बड़ी
बड़ी मुसीबत में हैं, क्योंकि सोशल मीडिया और दूसरों की लाइफ में वो इतना घुस चुके हैं कि अब वो कुछ और देखना नहीं चाहते। और वहाँ का एल्गोरिदम है ही ऐसा कि जब आप वहाँ की फेक लाइफस्टाइल को देखोगे, फिर वहाँ की वर्चुअल रियलिटी को अपनी जिंदगी से कंपेयर करके अपने आप को दुखी करते रहोगे। और इसी कांस्टेंट कंपैरिजन से शुरू होता है फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब इसमें होता यह है कि सोशल मीडिया पे आपको बार बार दिखाया जाता है कि देख तेरे दोस्त कैसे मजे कर रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो, बस घर पे बैठे हुए हो। मतलब आधा किलो मेकअप के बाद फिल्टर लगा के अपलोड होने वाले सेल्फी से लेके किसी होटल में ली हुई खाने की परफेक्ट स्नैप तक, ये सब कुछ हर किसी को मिल रहा है पर आपको नहीं मिल रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आपको बार बार दिखाया जा रहा है और इसी को फोमो कहते हैं, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसमें इंसान को ये लगता है कि वो कहीं खो गया है और बाकी सबकी लाइफ में अच्छा हो रहा है, बस इसके साथ ही गलत हो रहा है। और इसी की वजह से जेन ज़ी अंदर से डिप्रेशन और स्ट्रेस को फील कर रहे हैं। इसीलिए हम टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का कुछ कर तो नहीं सकते, क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी और शायद हमारा फ्यूचर ही इन सब पे डिपेंडेंट है। और अब हमें ये पसंद हो या ना हो, चलना तो इसी के साथ पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं और वो है अपनी स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करना। क्योंकि सुबह 6 बजे उठने के लिए उस इंसान को अलार्म की जरूरत नहीं है जो रोज रात को 10 बजे सोता है। और बहुत सिंपल सी बात है, सबसे ज्यादा फोन आदमी रात को सोने के टाइम पे चलाता है, जब वो घंटों तक स्क्रोलिंग कर रहा होता है और देखते देखते रात के 3 बज जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि स्क्रीन टाइम को कम से कम रखना होगा, क्योंकि जब आप अपनी स्क्रीन टाइम को कम रखोगे तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड भी कम होगा, जिससे ओवर थिंकिंग और कॉन्स्टेंट कंपेरिजन से आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे और सही टाइम पे सही फैसला लेने के लिए आपको क्लैरिटी भी आएगी। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम हमारी लाइफ में जो कुछ भी करते हैं वो करने से पहले उसका जो प्रोसेस होता है ना, वो हमारे दिमाग से शुरू होता है, जिसके लिए आपकी मेंटल हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज इस जनरेशन को उनके फेक आइडियल्स को बदलना होगा, जो उन्हें सिर्फ ब्रांड के लिए यूज़ कर रहे हैं और उनके अटेंशन के बदले उन्हें इनसिक्योरिटी, फोमो और फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स दे रहे हैं। और उनकी जगह इस जनरेशन को उन लोगों को सुनना चाहिए जो कि अपने अपने डोमेन में एक्सपर्ट हैं, जो कि जेन्युइनली आपकी मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर जेन ज़ी इस ट्रैप से बाहर नहीं निकले तो वो हमेशा के लिए एक इको चेंबर में फंस जाएंगे, जिसका मतलब होता है एक ऐसा डिजिटल फेस जिसमें वो सिर्फ उन्हीं ओपिनियंस को और उन्हीं आवाज़ों को सुनेंगे जो कि उनके खुद के विचारों से मैच होता हो, जिसकी वजह से वो कभी भी सिक्के के उस दूसरे पहलू को नहीं देख पाएंगे और उनका बिलीफ सिस्टम उन्हें एक ही तरह के रिपीटेटेड इन्फॉर्मेशन को बार बार सच मानने पे मजबूर करता रहेगा। तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि मान लीजिए किसी ने आपको एक बिल्डिंग के सबसे नीचे वाले बेसमेंट में हमेशा के लिए बंद करके रख दिया है, जिसकी वजह से अगर आप कुछ बोलते भी हो तो इको की वजह से आपको आप ही की आवाज़ रिटर्न सुनाई देगी, जिसकी वजह से आप कभी भी नए आइडियाज़ और नए पर्सपेक्टिव को एक्सप्लोर कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए एक बार सोच के देखो कि क्या आप कभी भी एक ऐसे बेसमेंट में कैद होकर रहना चाहते हो जहां एक ही तरह की आइडियोलॉजी और ओपिनियंस के साथ आप इन्फ्लुएंस होते रहो, और वो भी जिंदगी भर के लिए। तो अगर मैं मेरी ही बात करूं तो मैं तो कभी नहीं रहना चाहूँगा। मुझे उस बेसमेंट से निकल के बाहर की दुनिया को समझना होगा, लेकिन ये तब पॉसिबल होगा जब मुझे पता होगा कि मैं हाइपर रियलिटी में जी रहा हूँ या फिर मैं किसी इको चेंबर में फंसा हुआ हूँ। इसीलिए आज के समय में बहुत से जेन ज़ी सोशल मीडिया की वजह से वही दुनिया देखते हैं जिससे वो सहमत है, और ऐसा करने से वो अपना दूसरा पर्सपेक्टिव खो देते हैं, जिसका फायदा पता है कौन उठाता है? इन्फ्लुएंसर्स, बड़े बड़े ब्रांड्स और पॉलिटिशियंस। क्योंकि सारा खेल ही भीड़ का है। जेन ज़ी सबसे पहले इन्फ्लुएंसर से जुड़ते हैं, जिसके बाद कहानी में एंट्री होती है ब्रांड्स की, और फिर वो दोनों मिलके आपको सट्टे वाले एप्लीकेशन बेच के दबा के पैसा कमाते हैं। और इन सब के बाद कैसे इलेक्शन के टाइम पे पॉलिटिशियंस उसी भीड़ का फ़ायदा उठाते हैं, ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। और अब इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले कुछ नंबर्स के बारे में बात करें तो भारत में आज टोटल पॉपुलेशन का लगभग 40% यानी कि 377 मिलियन जेन ज़ी है, जो कि कोई और नहीं इसी देश का फ्यूचर है। और आने वाले टाइम में यही लोग इसी देश की अगली जनरेशन को लीड करेंगे। तो देखते हैं कि ये आने वाले चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे पहचानते हैं।